आज जो हमने चीज़ सीखनी है उसका नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम ज़मीन से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अगर किसी हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सॉरी, जिसको हम प्रिसाइजली अगर कहूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपने मूव कराई है। अब क्यों? क्योंकि एक मैस है, ज़मीन है, उसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड है। मैस के इर्द एक फील्ड होती है जिसमें दूसरा मैस आए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, जैसे ज़मीन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है। तो उस फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और उसके अंदर जब हम ये करते हैं तो उसके अंदर जो स्टोर होती है एनर्जी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से हमारे पास एनर्जी स्टोर हुई है। अब फ़र्ज़ करें हम उस हाइट को इतना ऊपर ले जाएं कि यार अब बहुत ज़्यादा दूर हो, जैसे स्टार्स की तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं लेकर जाऊं, तो फिर उस वक्त उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की उस हाइट पे क्या वैल्यू होगी, ये आज हम उसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। किसकी वैल्यू? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि आज हम निकालेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट, जिसका मतलब एब्सोल्यूट है, किसकी वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है बहुत हाइट के ऊपर। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी पहले कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेकर जाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वो तो mgh है। तो हम यही फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रहे? मैस पता है, g पता है, h पता है, तो हम हाइट निकाल लेते हैं। असल में जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो g की वैल्यू सेम नहीं रहती। अब g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन जो कि अर्थ की फोर्स की अप्लाई करने की वजह से पैदा होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जी की वैल्यू सेम नहीं होती, तो हम ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम ये नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हम मूव कराएंगे। फर्ज करें ये सरफेस पे जो पॉइंट है वो 1 है, इससे 1 से लेकर n पॉइंट तक, ये पॉइंट n है, तो 1 पॉइंट से लेकर n पॉइंट तक इसके ऊपर जो वर्क हम करेंगे वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। वर्क एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, ये हमें बात पता है। तो वर्क जो है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर ये अगर वर्क निकाल लेंगे तो हम कहेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास। तो हम इसको निकालते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है? वो ये है कि एफ डी हमारे पास, सॉरी, वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है एफ डॉट डी, जो कि डॉट प्रोडक्ट है, और इसको अगर हम खोलेंगे तो वो हो जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ये हम इस तरह निकालेंगे, जो कि हमें पता है वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। इसमें एफ क्या है? फोर्स, लगी हुई फोर्स, और डी है डिस्प्लेसमेंट, और कॉज ऑफ थीटा यानी दो एफ और डी के दरमियान जो एंगल है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो जाहिर है ये हाइट हो जाएगी, तो वो तो हमें कोई मसला नहीं है। थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? अब फोर्स क्या है? मेन क्वेश्चन ये है, फोर्स क्या है? जब हम एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर अर्थ की लगी हुई फोर्स लगेगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जो कि अर्थ लगाएगी। तो वो बेसिकली हम यहाँ से निकालेंगे। जो एफ है ये कौन सी होगी? अर्थ की लगाई हुई फोर्स। अब अर्थ की लगाई हुई फोर्स होती है वेट, एम जी होता है बेसिकली, लेकिन वो हम यहाँ पे अगेन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जी है और जी सेम नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। फिर अर्थ की लगाई हुई फोर्स कैसे निकालें वो अब हम देखेंगे। वो फोर्स बेसिकली हम निकालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये सब कुछ ले आया हूँ, वहाँ पे बता रहा हूँ कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम निकालेंगे, जो कि हमें पता है कि क्या है, कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। ये लॉ में क्या कहता है कि एक कोई मैस जिसका कोई बॉडी जिसके पास कोई ना कोई मैस हो, जैसे कि ज़मीन है, इसका कोई ना कोई मैस होगा, और वो मैस, चले अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कैपिटल M है। तो उसके अब ये मैस दूसरे मैस के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी। तो वो जो लगा रहा है वो m1, जो जिसके ऊपर लग रही है वो m2, जबकि उन दोनों मैसेज के दरमियान जो फासला है वो r। तो अब अगर हम इसको जनरली नहीं, इधर स्पेसिफिकली बात करें, कौन सी स्पेसिफिकली, कि यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ है पहला, जबकि जो बॉल, फर्ज करें एक बॉल को हम ऊपर भेज दें, उसका कोई ना कोई मैस स्मॉल है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर स्पेसिफिकली करूँगा तो जाहिर है आपके पास m1 की जगह कैपिटल M आ जाएगा, m2 की जगह स्मॉल m आ जाएगा, जो कि उस मैस का, जिसको जो बॉल है उसका मैस है। इस m को ठीक कर लेते हैं यहाँ पे।
अब आगे इसमें आर क्या है, दोनों के दरमियान जो फासला है वो है। अब चूंकि ये आर ऊपर जो ही जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो आर तब्दील होगा, यानी फोर्स तब्दील होगी, फोर्स चेंज होगी, तो हम ये वाला फार्मूला तो लगा ही नहीं सकते डायरेक्ट। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन छोटे पार्ट्स में ऐसा होगा कि जो एफ है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तब हम इस छोटे के लिए वर्क डन ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, अगले के लिए भी, और करते करते सारे छोटे छोटे जो होंगे पार्ट्स उन सब का वर्क डन निकाल के आपस में ऐड कर लेंगे, तो टोटल 1 से लेकर n तक वर्क डन आ जाएगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और ये सारी बात मैं यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम से ले आया हूँ। ये एक प्रॉपर नीट डायग्राम है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। जबकि जो बात अभी मैंने की कि छोटे छोटे पार्ट्स, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स मैंने कर लिए हैं जो कि 1 2 3 4 छोटे छोटे पार्ट्स हैं n पॉइंट तक, जिसमें उससे लास्ट सेकंड लास्ट होगा n-1। तो जिसमें मैंने कहा कि अगर 1 से 2 वर्क निकालूंगा, 2 से 3, 3 से 4 वर्क निकालूंगा, इन सब को आपस में ऐड करूंगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन जैसे मैंने बताया इस तरह हम निकालते हैं, जिसमें एफ की वैल्यू अर्थ की लगाई हुई फोर्स है, सॉरी इसको मैं ठीक करता हूँ, अर्थ की लगाई हुई फोर्स है, और ये फोर्स हमने अभी देखी कि ये इसके बराबर होगी अगर अर्थ का मैस क्या हो, स्मॉल एम हो, जिसको यहाँ पे मैं चलें लिख भी लेता हूँ कि ये सॉरी अर्थ का मैस कैपिटल एम हो और जो ऑब्जेक्ट जा रहा हो वो हो कैपिटल स्मॉल एम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जब मैंने पॉइंट्स को किया था तो फर्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे 1 कह देता हूँ चलें, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये वाला, ये थोड़ा ज़मीन से ऊपर है। असल में ये ज़मीन से ऊपर क्यों है, क्योंकि ताकि वाजे हो। अगर मैं यहाँ पर इसको 1 कर दूंगा ना तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, तो बल्कि चलें एक काम करते हैं, इसको 1 मैंने कर लिया, इसको 1 कर लेते हैं, जबकि इसको ज़ाहिर है फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4। सिमिलरली ये जो R1 है ये फिर R2 हो जाएगा, ये आगे R3 हो जाएगा। क्या है मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ कि ये पॉइंट अब क्या है मेरे पास 2, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है फिर हमारे पास R2 हो जाएगा। जबकि R3 ये 3 पॉइंट है तो 3 से लेकर सेंटर तक का जो फासला है वो 3 हो जाएगा। जबकि 1 के लिए फिर मैं क्या कर लेता हूँ, ये R1 हो जाएगा। अब ये R1 है जो कि यहाँ तक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, अब 1 से 2 जाऊँगा वर्क डन निकालूंगा, 2 से 3 वर्क डन, 3 से 4 वर्क डन, फिर 4 से 5 और करते करते वैल्यू डालूंगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट करें कि मैंने वर्क डन किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले गया, इस बॉल को मैंने यहाँ से उठाया यहाँ पे ले गया। अब जब मैंने ज़ाहिर है फोर्स निकालनी है, फोर्स के लिए जो आर है वो है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान और अर्थ के सेंटर के दरमियान का फासला। तो ये फासला मैं ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर गया हूँ ना, तो फिर इन दोनों में से ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, इसके लिए हम दोनों नहीं लेते बल्कि इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज मतलब इन दोनों का बीच वाला पॉइंट आप कह लो। और वो कैसे, मतलब यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ ये एवरेज हो जाएगा। अब एवरेज क्या मतलब कि मैंने क्या करना है कि बेसिकली मैंने ये करना है कि मैंने एवरेज लेना है, जिसका मतलब क्या है कि मैंने आपने आर एवरेज कैसे निकालूंगा, आर एवरेज होगा हमारे पास R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास एवरेज जो भी वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे डालूंगा और फिर फोर्स को यहाँ पे डालूंगा और फिर हर एक के लिए अलग अलग करूँगा। अब चूंकि मैंने 1 से 2 के लिए कर लिया तो आप कह लें कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 हम करेंगे तो जाहिर है एफ डी कॉस सीधा लगेगा। एफ की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू जाहिर है यहाँ से डी की वैल्यू क्या होगी, ये अब एक अच्छा सवाल है कि डी की वैल्यू क्या होगी। डी की वैल्यू होती है जब फोर्स लगती है तो जितना फासला तय हो रहा है, तो यहाँ से आप जा रहे हैं, ये बॉल जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये फासला है, ये फासला कितना है, ये टोटल फासला यहाँ से यहाँ कितना है R2, यहाँ से यहाँ R1, तो ये वाला कितना होगा, जाहिर है टोटल में से मैं अगर R1 को माइनस कर दूंगा, जिसको मैं अगर नीटली करूँ कि ये R2 में से R1 को माइनस करूँगा, जिसको यहाँ चलें लिख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला कि R2 माइनस R1 बराबर है आपके पास डेल्टा R, जिसको मैं कह रहा हूँ कि चेंज है दोनों के दरमियान ना, R2 माइनस R1, तो ये फासला होगा, यानी ये D फिर क्या आ जाएगा डेल्टा R, जिसको चले हम लिख भी लेते हैं। जबकि हाँ अब एंगल की बात करते हैं फिर उसके बाद भी लिख लेते हैं। अब फोर्स क्या है, ग्रेविटी की फोर्स वो नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर तय हो रहा है, तो ये एंगल क्या है दोनों के दरमियान 180 cos 180 अगर हम करें, चूँकि ये कैलकुलेटर है हमारे पास ले आए हम 180 और इसका कॉस दें तो ये -1 आता है। -1 आने का मतलब कि यहाँ पर आपके पास ये -1 आ जाएगा
और ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस एफ डी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम माइनस को नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड नेगेटिव प्लस को नहीं लेंगे, इसको एंड पे हम मिला लेंगे। फिलहाल हम एफ डी को कैलकुलेट करेंगे। अब जब मैंने बताया कि वर्क्स 1 से 2 के लिए अब हम करने जा रहे हैं, जिसमें एफ क्या है हमारे पास, वो जाहिर है कि तो भी है, चले हम डालते हैं। जबकि आर डी क्या है, वो है आपके पास आर टू माइनस आर वन, जो कि ये मैंने बताया, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है, और ये किसके बराबर है, आर टू माइनस आर वन। जबकि एंगल हम ले चुके हैं और माइनस है, फिलहाल हम माइनस यहाँ पे नहीं रख रहे। अब आगे एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, हम वैल्यू डाल लेते हैं यहाँ से, जो कि क्या है हमारे पास, जी कैपिटल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और नीचे क्या है आर एवरेज, और एवरेज जो है वो ये आ गई। जबकि आर टू माइनस आर वन की वैल्यू मैं एज इट इज़ नीचे उतार लेता हूँ। अब आर एवरेज तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि आर एवरेज जो है वो इसके बराबर है। मैं क्या करता हूँ, इन आर एवरेज और डेल्टा आर इसको आपस में कुछ ऐसे सॉल्व करता हूँ कि इस आर एवरेज की जगह मैं कुछ वैल्यू डालूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। मतलब कि ज़ाहिर है आर एवरेज ये पूरी वैल्यू मैं लूँगा तो वो अलग अलग इसका स्क्वायर होगा, इन दोनों का होल स्क्वायर होगा, टू पे अलग स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर को लूँगा तो एक अजाब आ जाएगा, एक बहुत बड़ी नीचे टर्म आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मैं करूँ कि एक सिंगल टर्म आ जाए। उसके लिए मैं थोड़ी सी मैथ्स के टूल या अपना थोड़ा सा ना मैथ्स का इस्तेमाल करके इसको आसान बनाता हूँ। कैसे भला, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना आर वन की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ। आर वन कैसे भला, कि मैं इसको अगर इसको इधर ही रहने दूँ, इसको मैं उधर ले जाऊँ, बल्कि ऐसा नहीं करते, इसको आर वन को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जबकि डेल आर इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आर टू अपनी जगह पे है, इसको इधर लेकर आऊँ तो ये माइनस हो गया डेल आर, जबकि ये उधर गया तो ये प्लस हो गया। अब आर वन की वैल्यू जो है वो इसके अंदर हम डालते हैं। अब जब इसके अंदर हम डालेंगे आर वन की वैल्यू तो वो है आर टू माइनस डेल आर इंटू सॉरी प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, टू। ये क्या है, आर एवरेज है। अब आगे क्या करते हैं, अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये आर टू माइनस डेल आर प्लस आर टू, जबकि ये नीचे क्या आ जाएगा, टू एज इट इज़। अब ये एक दफ़ा है, ये दो दफ़ा है, दोनों को एक बारी में लिख कर यहाँ से मिटा देता हूँ, और यहाँ पे दो दफ़ा है तो यहाँ पे टू लिख लेता हूँ, और इस हिसाब से मैंने बाकी ठीक कर लिया है। और ये आपके पास नीचे आर एवरेज है। अब चूंकि मुझे, अगर आप यहाँ पे देखें, मुझे आर एवरेज का स्केल लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका पहले यहीं पे, बल्कि इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। टू आर टू ओवर हमारे पास टू हो जाएगा माइनस डेल आर ओवर टू, तो ये टू से टू कैंसिल, आपके पास आ गया आर टू माइनस डेल आर ओवर टू, ये आर एवरेज आ गया। मैं क्यों सारा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक आसान टर्म चाहिए। अब यहाँ पे ये आर एवरेज आ गया, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए वहाँ पे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर, और ज़ाहिर है इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर करने के लिए मैं, ज़ाहिर है यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दो स्क्वायर, मतलब ए, अगर मैं इसको जनरली मानूँ तो ये ए है, ये माइनस ये बी है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें फार्मूला पता है मैथ से, वो होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, और आर एवरेज जो लेफ़्ट हैंड साइड पे बात लिखी है ये वाली, इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ, जबकि राइट हैंड साइड पे आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए वैल्यू वो है, जबकि आगे क्या आ जाएगा, माइनस टू, ए की वैल्यू क्या है, आर टू, तो ये आर टू हो गया, जबकि बी क्या है, डेल आर ओवर टू, तो ये आर टू हो जाएगा, जबकि प्लस बी क्या है, ये पूरा है, तो ये डेल आर ओवर टू का होल स्क्वायर। अभी मैंने पूरा लिख लिया, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके ताकि सारा आ जाए। ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या रह जाएगा, आर टू का स्क्वायर, आर टू यहाँ पर माइनस आ गया, जबकि आर टू और साथ डेल आर आ गया। जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये डेल आर का स्क्वायर है। अब डेल आर क्या है, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है। यहाँ पे मैंने बताया था कि आर टू माइनस आर वन करूँगा, और आर टू आर वन क्या है, बेसिकली इन दोनों के दरमियान का फ़र्क। अब मैंने जैसे बताया था शुरू में कि हम क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी एक बहुत छोटा हिस्सा होगा, छोटा मतलब 0.0001 मीटर में आएगा, बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 0.00001 का स्क्वायर लूँगा तो ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा।
तो इस वजह से इसको अगर हम प्लस करें ना करें एक ही बात है, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये हमने कर दिया। जबकि यहाँ पे डेल आर है, उसकी जो वैल्यू है ये हम डालते हैं, ये स्क्वायर नहीं है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, यानी डेल आर की मैं वैल्यू डालता हूँ। ये मैंने आर टू माइनस आर वन डाल दी वैल्यू। अब आर टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। तो जब ये मैंने कर ही दिया डायरेक्ट कि आर टू स्क्वायर हो गया, ये इससे हो गया तो आर वन आर टू आ जाएगा दोनों। अब अगर आप देखें तो ये माइनस हो रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ज़ीरो हो गए। क्या चीज़ रहेगी, आर वन आर टू। और ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आर एवरेज का स्केयर। क्या ये बहुत आसान आर वन आर टू आसान टर्म नहीं आ गई। अब ये आर वन और आर टू मैं क्या करता हूँ, इधर डालता हूँ। अब ये आर वन आर टू की वैल्यू यहाँ डालते हुए पहले जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। आर वन और आर टू ये आपके पास आ गया है। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ नीचे डिवाइड करा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं आपस में। तो ये जब डिवाइड होगा तो ज़ाहिर है जी एम कैपिटल एम और ये अलग हो गया। जबकि आर टू से अगर मैं इस पूरी टर्म को अलग डिवाइड कर दूँ तो कि मैं कर सकता हूँ, जबकि माइनस आर वन ओवर आर वन आर टू हो जाएगा। इन दोनों को इससे भी कर दिया, इससे भी डिवाइड कर दिया। अब अगर हम देखें तो ये आर टू और आर टू वन कैंसिल, आर वन और आर वन कैंसिल, यहाँ पे आर टू कैंसिल हो गए थे। जबकि ये जी कैपिटल एम और ये वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू हमने वर्क डन निकाल लिया 1 से लेकर 2 तक। आगे हम अब अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की और हमने उसको थोड़ा बहुत एक वर्क डन निकालने यहाँ पर निकाला, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ से 1 से 2 हमने निकाली। अब आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे।